क्लास में। क्लास लाइव हो चुकी है, मैंने एकदम टाइमिंग पे क्लास ऑन कर दी है। फटाक फटाक से आएंगे, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ रहे थे? हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे। आज मुझे लगता है आपकी मैम क्लास में पहले आ गई हैं, आप लोग अभी तक आए नहीं है, ऐसा ही है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी आओ। कभी कभी होता है टीचर क्लास में पहले आ जाता है, बच्चे बाद में आते हैं, है ना। कोई बात नहीं, जल्दी से आओ, फटाक फटाक से आओ। स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम में टोटल हमें 9 ग्लैंड्स, 9 ग्रंथियों के बारे में पढ़ना होता है। और 9 में से कल हमने पहली ग्रंथि थायराइड ग्लैंड स्टार्ट की थी। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, तितली के आकार की होती है। ये 98% में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती है। थायराइड हार्मोन्स 2 होते हैं, T3 एंड T4, है ना। थायराइड हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन और टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड चाहिए होता है। उसके बाद जो बच गया पार्ट थायराइड ग्लैंड का, वो थोड़ा सा ये है कि बच्चा, कल मैंने पढ़ाया था कि 98% में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती है थायराइड ग्लैंड। तो बच्चा बचे हुए 2% में कोई और भी तो हार्मोन रिलीज हो रहा था, याद है आपको? 98% में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करे थे किसने? थायराइड ग्लैंड ने। अब ये तो हमने पढ़ लिए थे, थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कि 2% में जो थायराइड ग्लैंड ने क्या रिलीज किया था? कैल्सीटोनिन रिलीज किया था। तो ये कैल्सीटोनिन क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर ली जाए। जी हाँ मैम, चलो आओ। थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन बहुत कम करती है है ना, सिर्फ 2% में करती है। अब बच्चों चाहे 2% हो चाहे 0.5% हो, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब आप इसको जब पढ़ोगे कैल्सीटोनिन, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैल्शियम से संबंधित हार्मोन है। ये कुछ ना कुछ कैल्शियम से ही रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, ऐसा ही होगा ना। अब मुझे आप लोग ये बताओ, हमारे बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है? आप सब लोग जानते हो कि हमारे नेल्स में कैल्शियम होता है, यानी हमारे नाखूनों में कैल्शियम है, हमारे बालों में कैल्शियम है, हमारी जो हड्डियां होती हैं बोन्स, उनमें कैल्शियम होता है, हमारे जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनमें कैल्शियम होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि नेल्स में, है ना, बालों में और हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम होता है। क्या इसके अलावा भी कहीं और कैल्शियम होता है? जी हाँ, आपको ये याद रखना है, हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है बच्चा, ठीक है। हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। और अब सभी लोग एक बात और जानते हैं। क्या बात जानते हैं? कि मैम जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों को बनाता है। हड्डियां हमारी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो सबसे ज्यादा अगर आपकी हड्डियां है ना, अगर ओके मैं देखती हूँ दिव्यांशु, ऐसी कोई बात है क्या? मैं देखती हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपके बॉडी में हड्डियों के पास कैल्शियम सही मात्रा में पहुंच रहा है, तो हड्डियां क्या रहेंगी? मजबूत रहेंगी, कठोर रहेंगी। और हड्डियों को मजबूत और कठोर ही तो रखना है आपको। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारी हड्डियों को कैल्शियम की होती है, ये बात आप जानते हैं। तो बच्चों होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना प्लीज इस चीज को, है ना। होता क्या है, जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम है, मैंने कहा ना हमारे खून में भी कैल्शियम होता है, तो खून में अगर कैल्शियम एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, बच्चा मैम ज्यादा क्यों हो जाता है? अरे भाई आप ऐसी चीजें ज्यादा खा रहे हो जिनमें कैल्शियम ज्यादा है। जैसे अंडे में कैल्शियम होता है अच्छा खासा, आप दूध पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है ना। तो केला खाते हो उसमें कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, केले में पोटाशियम ज्यादा होता है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाए और यहाँ पर हमारी एक हड्डी है मान लो, और इस हड्डी के पास कैल्शियम की क्या हो जाए बच्चा? कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। अब हड्डियों के पास अगर कैल्शियम की कमी होती है ना, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, दुबली हो जाती हैं, है ना, ब्रिटल हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं, हड्डियों से आवाज आना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा? होगा क्या? सुनो जरा, एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलेगा। और ये हार्मोन क्या करेगा?
इस ब्लड वाले कैल्शियम को कहां पे पहुंचा देगा? हमारी बोन के पास। ये क्या है? ये बोन है, ये हड्डी है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? मैम कैल्सीटोनिन हार्मोन तभी निकलेगा, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो तुम लोग अगले 10 मिनट में बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है? प्लीज कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, बहुत ढंग से सुनना। मैंने कहा हमारे खून में कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है? मान लो खून में कैल्शियम 0.5 ग्राम ज्यादा पड़ा है और आपकी कोई हड्डी है, उस हड्डी के पास 0.5 ग्राम कैल्शियम की कमी है। तो अगर इस हड्डी के पास कैल्शियम की कमी रहेगी तो ये हड्डियां पतली हो जाएंगी, दुबली हो जाएंगी। तो एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। और वो हार्मोन क्या करेगा बच्चा? वो हार्मोन इस कैल्शियम को, जो ज्यादा मात्रा का कैल्शियम है, उसको कहां पहुंचा देगा? हड्डियों के पास पहुंचा देगा। और हड्डियां कैल्शियम को लेंगी और हड्डियां उससे मजबूत बनेंगी, कठोर बनेंगी। तो हम यही तो चाहते हैं। हाँ जी मैम, यही तो चाहते हैं। तो जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्लैंड सिर्फ 2% पे बनाती है, 2% पे बनाती है, उस कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? ब्लड में जो एक्सेस क्या है कैल्शियम, उसको पहुंचाना। किसके पास पहुंचाना? हड्डियों के पास पहुंचाना। यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ध्यान से नोट डाल के लिखो जरा। हमारे खून में कैल्शियम अगर ज्यादा होता है तो एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? जरा नोट डाल के लिखिए। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है बच्चों, खून का कैल्शियम, मैं बालों वाले नाखूनों वाले कैल्शियम की बात नहीं कर रही हूं। ब्लड में जो कैल्शियम होता है अगर वो ज्यादा हो गया, वो एक्सेस हो गया, तो बच्चों इस स्टेज में आप बाहर से क्या खा लेते हो? टमाटर ज्यादा खाते हो, टमाटर के छिलके में, टमाटर के बीज में, है ना, पालक में, इन सब में एक एसिड होता है जिस एसिड को बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, जिसको हिंदी में हम ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है? तो ये ऑक्जेलिक एसिड हमारे शरीर में आया और आके जब ये एसिड कहां पे? खून में आएगा। तो खून में क्या था? कैल्शियम ज्यादा था। तो इस कैल्शियम के साथ ये ऑक्जेलिक एसिड ऐसे जुड़ेगा और जुड़कर ऐसे क्रिस्टल्स बना लेगा, ऐसे छोटे छोटे गांठे से, ऐसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, स्टोन से होते हैं, वो बना लेता है और ये कहलाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये क्या कहलाता है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है। और बच्चा कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम स्टोन का नाम देते हैं, पथरी का नाम देते हैं। पथरी हो जाती ना, फलाना इंसान के गॉल ब्लैडर में पथरी पाई गई है, तो वो पथरी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, ठीक है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जो पथरी होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। अब बच्चों आप बहुत ध्यान से एक चीज सुनना, आप सोच रहे होंगे मैम फिर तो कैल्शियम खतरनाक है। बेटा कैल्शियम तभी खतरनाक है जब आपकी हड्डियों के पास नहीं पहुंच पा रहा है और आपके ब्लड में कैल्शियम पड़ा है, तब वो क्या है? तब वो कैल्शियम आपका खतरनाक है बेटा, है ना? और कैसे बनता है? आपके खून में जो कैल्शियम, देखो हड्डियों बड्डियों के कैल्शियम का कोई योगदान नहीं होता पथरी बनने में। पथरी बनने में कौन सा चाहिए? तो पथरी बनने के अंदर आपके खून में जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाता है और आप बाहर से ऑक्जेलिक एसिड खाते हो, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? जैसे टमाटर में के बीज में ज्यादा होता है, टमाटर के छिलके में ज्यादा होता है ना? अगर किसी इंसान को पथरी होती है, डॉक्टर क्या कहते हैं? पालक मत खाओ, टमाटर मत खाओ, है ना? क्योंकि इन दोनों में ऑक्जेलिक एसिड होता है और यही ऑक्जेलिक एसिड आके जुड़ जाता है और इस तरीके के क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है और यही क्रिस्टल्स ब्लड में घुल के किडनीज के पास जाते हैं तो किडनी में स्टोन कर देते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में जाके फंस जाते हैं तो गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में पथरी कर देते हैं। तो ये बात आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम क्या था, उसका फंक्शन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और कहां का कैल्शियम पथरी करता है? खून का कैल्शियम, ठीक है बच्चों? खून का कैल्शियम। चलो, है ना? मैम शिवांत सर को पथरी है। अच्छा, शिवांत सर को पथरी है तो शिवांत सर को पूछिए कहां पे पथरी है, कितना बड़ा पथरी है। और अगर पथरी है तो बेसिक मीडियम वाली चीजें खाया करें, है ना? बहुत सारा पानी पिए, अपने शिवांत सर को बोलिए, है ना? मैम मेरे भैया को पथरी, पथरी बहुत नॉर्मल है बच्चा आजकल बहुत। मैम छठी घाट जाए तो छुट्टी कीजिए। अभी कहाँ से छुट्टी कर पाएंगे, ऑलरेडी इतनी छुट्टियां हो गई हैं दिवाली की। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड था जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट।
है ना। चलो अब नंबर 2 पे पहली ग्रंथि कंप्लीट हो गई है। थायराइड ग्लैंड ने कौन कौन से हार्मोन बनाए सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब दूसरी ग्रंथि लिखो पैराथायरॉइड। नाम से क्लियर है बच्चा, थायराइड के पैरों में होती है, इसलिए हम इसको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स एस लगाओगे। क्यों लगाएंगे एस? क्योंकि मैम नंबर में कितनी होती है ये 4 होती है। कल की क्लास में पढ़ाया था कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं बच्चा। लिख दीजिए पैराथायरॉइड ग्रंथियों की संख्या 4 होती है, 4 होती है बच्चा। अब ये 4 कैसे होती हैं जरा ध्यान से सुनो। कल मैंने पढ़ाया था कि थायराइड ग्लैंड है कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है ना थायराइड ग्लैंड। तो इसी थायराइड ग्लैंड के, ये जो थायराइड है आपकी, और इसके चारों पैरों पे ये दिख रहे हैं पैर से 1 2 3 4, तो ये क्या है? ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ये कौन से हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं। तो ये भी कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है बेटा? थायराइड ग्लैंड भी तो आपके गले में होती है, तो ये भी आपके गले में पाई जाती है, थ्रोट में होती है। बार बार कमेंट मत करो बेटा बुक के लिए। पंकज मैं बता दूंगी आपको आज क्लास में लास्ट में कि किताब आप मेरी कैसे ले सकते हो। अमेज़न पे आप ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों के क्या क्या मैसेज आ रहे हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम मेरा जय श्री राम एक्सेप्ट कीजिए। जय श्री राम बेटा, है ना। नंदनी कह रही है हम आपसे मिलने आना चाहते हैं मैम। हाँ आप बिल्कुल मिलने आ सकते हैं मैम, हमें आपको गले लगाना है क्योंकि हमारी कोई बड़ी बहन नहीं है। आप बिल्कुल आ सकते हैं मुझसे मिलने, लेकिन फिलहाल मैं अपने ससुराल में हूँ झांसी। जब मैं दिल्ली आऊंगी तब मैं आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? बिल्कुल आऊंगी, ठीक है। चलो अब बताओ क्या 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 तुम लोग बातें करते हो। अब मैं कैसे इतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूं तुम लोगों को, हैं? चलो मैम आपका बेटा कैसा है? बेटा बेटा बहुत अच्छा है, रोज क्या बताना उसके बारे में, अच्छा है, बढ़िया है ना मैम। और क्या पूछ रहे हैं आप बताओ। राजेश कह रहे साउंड में प्रॉब्लम है। साउंड में प्रॉब्लम होता तो बेटा कैसे प्रॉब्लम चलती, सब तो देख रहे हैं, है ना। मैं झांसी में ललितपुर से हूँ, बहुत बढ़िया। चलो अब बेटा पढ़ लो यार, तुम लोग मत कमेंट्स वमेंट्स सब देखो, पहले पढ़ाई कर लिया करो 50 से 55 मिनट। लास्ट के 5 मिनट में मैं आप लोगों के कमेंट्स ले लूंगी। अब ऐसे कमेंट्स है मैम किताब आपकी कहाँ मिलेगी, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाते समय, ठीक है। तो जेन्युइन बच्चा जो पढ़ता है वो 50-55 मिनट पढ़ के निकल जाए, और जिसके डाउट है वो मैं लास्ट में ले लूंगी, ठीक है प्लीज, है ना। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। सुनो, तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड भी कहाँ होती है? थ्रोट में होती है, गले में होती है। अब बच्चों थायराइड के पैरों में पैराथायराइड है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है दोनों का। हाँ बिल्कुल है। पहले सुनेंगे हम इससे हार्मोन कौन से निकलते हैं। इससे हार्मोन्स कौन से निकलते हैं? तो पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें पैराथायराइड या पैराथायरॉक्सी हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराथायरॉक्सी हार्मोन्स कहा जाता है। लिख दो बच्चा, इससे कौन से हार्मोन? पैराथायरॉक्सी हार्मोन्स निकलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यही हार्मोन है, इनका एक नाम और भी होता है बच्चा। क्या नाम होता है? इनका नाम होता है कोलिप्स हार्मोन। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है कोलिप्स हार्मोन्स। और ये एक हार्मोन नहीं है। मैम आप एस क्यों लगा रही हो? ये हार्मोन्स का ग्रुप है बच्चा, बहुत सारे हार्मोन्स का एक ग्रुप है, इसलिए मैं एस लगा रही हूं, ठीक है। तो ये कोलिप्स हार्मोन्स के नाम से फेमस है। कोलिप्स हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि निकालती है? पैराथायराइड ग्रंथि निकालती है। इन्हीं को आप बोलते हो पैराथायरॉक्सी हार्मोन्स, और इन्हीं का एक और नाम क्या होता है? इनको ही आप कोलिप्स हार्मोन्स के नाम से जानते हो। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कोलिप्स हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि निकालती है, आप क्या करके आओगे? पैराथायराइड ग्रंथि निकालती है। अब ये क्या काम करती हैं? बहुत ध्यान से सुनना। जो काम कैल्सिटोनिन ने किया था, जस्ट उसका अपोजिट, जस्ट उसका उल्टा काम कौन करते हैं? ये हार्मोन्स करते हैं। अब मुझे बताओ कि कैल्सिटोनिन ने क्या काम किया था? मैम जब खून में कैल्शियम ज्यादा होता है तो उस ज्यादा मात्रा वाले कैल्शियम को हड्डी के पास पहुंचाने का काम करती है। अब बेटा आप खुद सोचो, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम पहुंच गया हो,
और खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो। अब जानते हो, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, हमारे खून में जो कैल्शियम होता है वो ब्लड का क्लोट करवाता है। बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई थी। खून में जो कैल्शियम होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारे खून में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या ब्लड क्लोट अच्छे से होगा? नहीं होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो बच्चों, जो काम आपका कैल्सीटोनिन करता है ना, जस्ट उसका उल्टा कौन काम करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले कॉलिप्स हार्मोन्स करते हैं। तो इस बार क्या लिखोगे? ये हार्मोन मैम तब निकलते हैं जब आपकी कोई हड्डी है इस तरीके से, और इस हड्डी के पास क्या है? कैल्शियम ज्यादा है। कैल्शियम क्या है? ज्यादा मात्रा में है, एक्सेस अमाउंट में है। और मान लो यहां पे आपका खून है, आपका ब्लड है, और खून में कैल्शियम की क्या हो गई बच्चा? कमी हो गई। तो क्या करेंगे? ये कॉलिप्स हार्मोन्स रिलीज होंगे और ये हार्मोन अपने साथ बहा के ले जाएंगे कैल्शियम को। कहां पे? हड्डियों से खून के पास। हड्डियों से खून के पास बहा के ले जाएंगे। ये किसको? कैल्शियम को बहा के ले जाएंगे। मान लो यहां पर 0.5 ग्राम कैल्शियम ज्यादा है इस हड्डी के पास, और यहां पे 0.5 ग्राम कैल्शियम की कमी है। तो कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? कॉलिप्स हार्मोन रिलीज होंगे, और वो हड्डियों वाले कैल्शियम को खून के अंदर ले जाके छोड़ देंगे। अब आपको इतनी तो एक बात समझ में आ गई। मान लो अगर कॉलिप्स हार्मोन्स आपके बॉडी में कम निकले, कम का मतलब है अगर ये हाइपोसिक्रेशन हो गया इनका, भाई ये हार्मोन हाइपोसिक्रेशन स्टेज में चले गए, यानी कि ये आपके बॉडी में कम बन रहे हैं, है ना। अगर कम बने तो बच्चा आपके खून के पास कैल्शियम भी नहीं पहुंच पाएगा ढंग से, है ना। आपकी हड्डियों के पास ज्यादा कैल्शियम जमा हुआ पड़ा है, लेकिन खून के पास कैल्शियम नहीं आ रहा है क्योंकि कॉलिप्स हार्मोन्स कम बन रहे हैं। तो हड्डियों वाला कैल्शियम जब खून के पास नहीं पहुंचेगा तो इस स्टेज में आपके ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए और मान लो उसी समय आपको चोट वोट लग जाए और ब्लीडिंग हो और ब्लड का क्लोट करना हो, तो ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा ना, ढंग से नहीं बनेगा ना। तो ब्लड क्लोटिंग टाइम एक्सटेंड हो जाता है, रक्त का थक्का जमने में समय ज्यादा लग सकता है अगर आपके खून में कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान से नोट डाउन करनी है। लकी कह रहा है मैम डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? बेटा पढ़ा चुकी हूँ पिछले क्लासेस में, जाके देख लो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होती हैं नंबर में, थायराइड के किनारों पे होती हैं। अब मुझे जरा ये बताओ क्या कि थायराइड ग्लैंड के किनारों पे जब 4 पैराथायरॉयड होती हैं तो पैराथायरॉयड वही काम करती है जो थायराइड से निकलने वाला कैल्सीटोनिन करता है। अब ये बताओ बच्चा कि जो काम कैल्सीटोनिन कर रहा था उसी का जस्ट उल्टा कौन कर रहा है? उल्टा कौन कर रहा है? कॉलिप्स हार्मोन्स कर रहे हैं। इसलिए कैल्सीटोनिन और कॉलिप्स हार्मोन को एक दूसरे का काउंटरैक्ट हार्मोन कहा जाता है। ये एक दूसरे के काउंटरैक्ट हार्मोन है, ये एक दूसरे के विरोधाभासी हार्मोन है। काउंटरैक्ट का मतलब क्या है बच्चा? जो काम एक हार्मोन कर रहा है उसी का जस्ट उल्टा दूसरा हार्मोन कर रहा है। तो एग्जाम में क्या आता है? कौन कौन से हार्मोन्स हमारे बॉडी में काउंटरैक्ट की तरह काम करते हैं? तो कौन कौन से? कैल्सीटोनिन एंड कॉलिप्स हार्मोन। ठीक है, कैल्सीटोनिन एंड कॉलिप हार्मोन। ठीक है बच्चा, ओके समझ में आ गई मेरी बात? तो काउंटरैक्ट हार्मोन क्या होते हैं? आगे एक जोड़ा और पढ़ाऊंगी मैं आपको काउंटरैक्ट हार्मोन्स का। एक दूसरे दोनों हार्मोन मिलके हमारे बॉडी में ओवरऑल क्या कर रहे हैं बच्चा? ये हार्मोन भी तो कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट कर रहा है, और ये वाला हार्मोन भी तो कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने का ही तो काम करना है ना, है ना। तो बच्चा है ना, तो दोनों एक दूसरे का काउंटरैक्ट हार्मोन हो गए ना, जो एक काम करता है वो दूसरा काम करता है, राइट। तो ये हो गई आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। बस इतना सा है, छोटा सा है, पढ़ लिया। चलो अब तीसरे पे चले। दोनों का काम ही कैल्शियम
की मात्रा को बैलेंस करने का होता है बच्चा। अब आप कहोगे मैम कैल्शियम इतना जरूरी है क्या, जो दो हार्मोन लगे पड़े हैं? हाँ भाई, तुम सोचो ना, कैल्शियम नहीं होगा हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, दांत झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, है ना, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। देखा होगा ना, डॉक्टर ऐसे करता है, चेक कराओ नाखून, है ना, नाखून टूट टूट के गिर जाते हैं। जिन लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, इनके नाखून अपने आप टूट टूट के गिर रहे होते हैं, राइट। तो कैल्शियम के लिए दो हार्मोन्स लगे हुए हैं हमारे बॉडी में। चलिए नेक्स्ट, अगला तीसरी ग्रंथि लिखोगे, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है। हाँ जी, थाइमस ग्रंथि की लोकेशन बता दो मुझे, थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है। तो आप सब जानते हो थाइमस ग्लैंड हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, छाती में होता है, छाती गुहा में होता है, या वक्षीय गुहा कहते हैं इसको, ठीक है। चेस्ट कैविटी में होता है थाइमस ग्लैंड, एक ही होता है बच्चे, नंबर में एक ही। क्या करता है थाइमस ग्लैंड? पहले थाइमस ग्लैंड का हार्मोन का नाम लिखते हैं। इस ग्रंथि से सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन। कंफ्यूज मत हो जाना, थायराइड, थायरोक्सिन, थाइमोसिन में, ठीक है। इससे निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन होता है बच्चा। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है ये। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो, थाइमोसिन हार्मोन के बारे में देखो। पहली बात तो थायरोक्सिन थायराइड निकालती है, ठीक है, और थाइमोसिन कौन निकालता है? आप बताओगे थाइमस ग्लैंड निकालता है। अब जरा सुनो ये करता क्या है। ये करने से पहले मैं आपको इस ग्रंथि के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ। ये वो ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटना शुरू हो जाती है। अब बिल्कुल सही सुने हैं, मैं एक ग्राफ बना के आपको समझाती हूँ। जब आपकी उम्र 0 से 5 साल है ना, ये वाला 0 से 5 साल, 0 to 5 ईयर्स में ये थाइमस ग्लैंड बनना शुरू होती है। 5 साल के बाद धीरे धीरे बनना शुरू होती है। जब आप 25 से 30 साल की उम्र में होते हो, उस समय थाइमस ग्लैंड का आकार सबसे बड़ा रहता है बच्चा। और जब आप 50-55 साल के हो जाते हो, 55-60 साल के हो जाते हो, तो धीरे 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 इस ग्रंथि का फिर से आकार घटना शुरू होता है। 70-80 की उम्र में आओगे तो ये थाइमस ग्लैंड गायब ही हो जाएगी बच्चा। तो एग्जामिनर पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन सी ग्रंथि का आकार उम्र के साथ घटता है? इकलौती ग्रंथि है कौन सी? थाइमस ग्रंथि। या एग्जामिनर पूछता है बूढ़े लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, ओल्ड एज में क्या कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? विच ग्लैंड डिसअपियर इन ओल्ड एज? तो आप क्या कहोगे? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इस उम्र में, अभी आप लोग इसी उम्र में होंगे, है ना, तो सबसे ज्यादा थाइमस ग्लैंड जो है उसका आकार बढ़ा रहता है। अब सिंपल सी बात है भैया, जब थाइमस ग्लैंड का आकार बड़ा है तो थाइमोसिन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा होगा, और जब धीरे 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 थाइमस ग्लैंड गायब हो जाएगी तो ये हार्मोन भी बनना बंद हो जाएगा, है ना। तो जरा सुनिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है। करता क्या है थाइमोसिन हार्मोन? क्या काम करता है? टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन का काम करता है। अब मैम ये टी लिम्फोसाइट क्या होती हैं? चलिए बात करते हैं। इट हेल्प्स इन टी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट की परिपक्वता में सहायक है। टी लिम्फोसाइट की परिपक्वता में सहायक है, उनको पकाने का काम करता है ना। पकाने का मतलब वैसा वाला नहीं, राइट, मैच्योर करने का काम करता है। मैम व्हाट इज टी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट नहीं, ये लड़का लड़की दोनों में होता है संगीता। थाइमस ग्लैंड लड़का लड़की, बच्चा सिर्फ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स लड़का लड़की की अलग होती हैं, बाकी सब सेम होता है, ठीक है। मम ये टी लिम्फोसाइट क्या होता है? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, ब्लड में होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, सफेद रक्त कोशिकाएं, और मैंने पढ़ाया था एक टाइप की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं लिम्फोसाइट। याद करो आप, लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती हैं, याद हो तो आपको। और मैंने कहा था 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं। एक लिम्फोसाइट होती है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बच्चा बी और टी लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? जहां खून बनता है। खून कहाँ बनता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है ना, है ना।
बोन मैरो में बनता है क्या? खून। खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। अब बच्चों होता क्या है, टी लिम्फोसाइट बनी तो बोन मैरो में। क्या लिखोगे आप? जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बनती कहाँ है? टी लिम्फोसाइट्स बनती तो बोन मैरो में है। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन ये आके मैच्योर कहाँ होती हैं? ये मैच्योर होती हैं थाइमस ग्लैंड के पास। थाइमस ग्लैंड के पास इसे मैच्योर कौन करता है? थाइमोसिन हार्मोन करता है। अब बच्चों जब तक कोई सेल मैच्योर नहीं होती है तो क्या वो अपना काम ढंग से करता है? हाँ, ढंग से कर सकती है? नहीं। अब बताओ डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से लड़ाई करना, है ना? इन्फेक्शन से लड़ाई करना, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी देना। जब भी बाहर से कोई वायरस आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का काम किसका होता है? लिम्फोसाइट्स का काम होता है। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रही हूं कि टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो अगर आपका थाइमस ग्लैंड गायब हो जाए, समझ रहे हो बूढ़े लोग इतने जल्दी बीमार क्यों होते हैं? बूढ़े लोगों को अगर जुकाम खांसी होता है तो 1 महीने तक चलता है, जिनकी उम्र 60-70 साल की हो गई है। बुजुर्ग लोग क्यों? आप जानते हो बुजुर्ग लोगों के अंदर क्या होता है? बुजुर्ग लोगों के अंदर ये ग्रंथि गायब हो जाती है, और जब ये ग्रंथि गायब हो गई तो थाइमोसिन हार्मोन नहीं निकला, और थाइमोसिन हार्मोन नहीं निकला इसका मतलब टी लिम्फोसाइट बन तो रही हैं उस बुजुर्ग आदमी में लेकिन मैच्योर नहीं हो पा रही हैं। और बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होती है तब तक टी लिम्फोसाइट को लड़ाई करना नहीं आता है। किसके खिलाफ? इन्फेक्शन के खिलाफ। अरे जैसे बच्चा होता है, छोटे बच्चे का जन्म तो घर में होता है ना? पुराने जमाने में क्या करते थे लोग? अपने बच्चों को गुरुकुल छोड़ के आते थे, वहां पर हथियार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे, और आके जब कोई दुश्मन अटैक करता था तो उस पर अपना दिखाते थे, है ना, जोर दिखाते थे और लड़ाई करते थे, उस दुश्मन को मार गिराते थे, तलवार चलाना सीखते थे, गोली बंदूक चलाना सीखते थे, है ना? तो ऐसे ही टी लिम्फोसाइट बन तो यहाँ गई, कहाँ पे? बोन मैरो में। लेकिन वो जाके मैच्योर कहाँ होती हैं? थाइमस ग्लैंड के पास। थाइमस ग्लैंड के पास जाके मैच्योर होंगी और वहां पे सीखती हैं कि भैया किस तरीके से हमें इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई करनी है। तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों में उनकी इम्यूनिटी डाउन होने का एक कारण ये भी होता है बच्चा। बुजुर्ग लोगों को बीमारी रहती है तो वो बहुत दिनों तक क्यों रहती है? क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडीज अच्छे से नहीं बन पाती हैं। और एंटीबॉडीज क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाता है उनमें, उनके अंदर ये ग्रंथि गायब हो जाती है। अब अगर आप इस उम्र में हो, 25 साल में, 22 साल में, 30 साल में, तो आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हो 2-4 दिन में। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज बन जाती हैं वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ, है ना? इसलिए हम लोग तो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा आप देखो ना, हम उस स्टेज में हैं जिस स्टेज में थाइमोसिन हार्मोन सबसे ज्यादा निकल रहा है, टी लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रही है, तो टी लिम्फोसाइट है ना लड़ने के लिए इन्फेक्शन से। इसलिए जवानी के अंदर क्या होता है? इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। तभी तो कहते हैं जवानी में जितना आपने भागना है, जितनी मेहनत करनी है कर लो, बुढ़ापे में धीरे धीरे क्या होगा? इम्यूनिटी लेवल लो हो जाएगा, तब आप मेहनत चाह के भी नहीं कर पाओगे, है ना? तो बच्चा ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आता है थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, किस उम्र में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है और बुढ़ापे में गायब हो जाती है। काम क्या होता है? टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना, या मैं ये कह सकती हूं ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। जी हाँ, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। कैसे? तो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करके, जिससे टी लिम्फोसाइट फाइट करना सीखे। किसके अगेंस्ट फाइट? इन्फेक्शन, संक्रमणों के खिलाफ, है ना बच्चा? तो ये होता है आपका थाइमस ग्लैंड। लड़का लड़की सब में होता है, ठीक है बच्चा? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तीन ग्रंथि पढ़ ली है हमने, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। चलो चौथा लिखो पेनक्रियाज, थोड़ा बड़ा है ना? देखते हैं आज पढ़ लेंगे क्या। पेनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, पेनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। बच्चों पेनक्रियाज कहाँ होता है? मैंने पढ़ाया था आपको, पेनक्रियाज कहाँ पे पाया जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी को हम क्या कहते हैं? उदर गुहा कहते हैं, है ना? और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेड़ के पत्ते जैसा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी।
पेड़ के पत्ते जैसा पेनक्रियास होता है। पेनक्रियाटिक कैंसर आजकल बहुत चल रहा है। गोवा के जो पुराने सीएम थे मनोहर पारीकर, उनकी डेथ किससे हुई थी? पेनक्रियाटिक कैंसर से हुई थी, है ना। तो ये पेड़ के पत्ते जैसा एक अंग है। अब अंग तो है लेकिन ये ग्रंथि की तरह भी काम करता है, तो हम इसको पैनक्रियास ग्लैंड में काउंट करते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बहुत चीज ध्यान से सुनना। पैनक्रियास जो होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। ये ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की भांति बिहेव करती है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिश्रावी, बहिश्रावी, और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःश्रावी। अरे मैंने आपको परसों की क्लास में पढ़ाया था कि एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या होती हैं? जो जूस और एंजाइम बनाए उनको एक्सोक्राइन कहते हैं, जो हार्मोन बनाए उनको एंडोक्राइन कहते हैं। और आप जानते हैं पैनक्रियास सब कुछ बनाता है। पैनक्रियास जूस बनाता है, उस जूस में एंजाइम भी होते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं। तो क्या मैं ये कह दूं ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर रही है? तो ये दोनों का मिक्स है, तो हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। हाँ भाई, इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये कैसी है? दोनों का मिश्रण है, ये दोनों की तरह काम करती है। मतलब क्या ये जूस बनाती है? हाँ जी मैम, पैनक्रियाटिक जूस बनता है। उस जूस में क्या होते हैं? उस जूस में एंजाइम होते हैं। तो जूस और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि तो बहिश्रावी होती है, एक्सोक्राइन होती है ना। और एंडोक्राइन क्या होती हैं? जो हार्मोन्स बनाती हैं। तो क्या पैनक्रियास हार्मोन बनाता है? जी हाँ मैम, एक हार्मोन तो बड़ा फेमस है, कौन सा? इंसुलिन, है ना। तो ये हार्मोन भी बना रही है, इसका मतलब ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है। और ये जूस और एंजाइम बना रही है, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रही है। तो दोनों की क्या है? मिक्स है। तो क्या मैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड कह सकती हूँ? यस। तो एग्जामिनर पूछता है विच ग्लैंड इज ऑल्सो बिहेव लाइक ए मिक्स्ड ग्लैंड? कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करती है? दैट इज पैनक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि काम करती है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अब बात करते हैं बच्चा पैनक्रियास कौन कौन से। देखो मैं जूस एंजाइम यहाँ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पैनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। जरा सुनिए, पैनक्रियास में ना 4 टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पैनक्रियास ऑर्गन है, उसकी जो कोशिकाएं होती है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चा, यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मत कमेंट करो। 2-4 बच्चे आज की क्लास में बहुत बकवास कमेंट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ, देखो मुझे 1 मिनट लगता है। हिमांशु हो गया है ना, हिमांशु था ना एक, बेटा तुम बहुत बोल रहे हो, तुम बहुत, जो तुम मैम से बात कर रहे हो वो तुम घर जाके अपनी मम्मी से पूछो, अपनी बहन से पूछो, क्या वो इस क्वेश्चन का आपका जवाब दे देंगी? तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपकी फीमेल टीचर इस क्वेश्चन का आंसर दे देगी, है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम आके कुछ भी कमेंट टाइप कर दोगे तो तुम्हारी मैम को उससे फर्क पड़ जाएगा, है ना। इतनी अभद्र भाषा आप अपनी मम्मी और अपनी बहन से जाके पूछिए, क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर देती हैं? अगर वो दे सकती हैं तो आप मेरे से भी पूछ लेना, ठीक है, तो मैं भी दे दूंगी आंसर। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ना तमीज में बात करा करें टीचर से, नहीं तो मुझे 5 मिनट लगेगा साइबर क्राइम में आपके रिपोर्ट लिखवाने, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे तो है नहीं। पढ़ने वाला बच्चा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं कर सकता, ऐसी अभद्र भाषा कभी यूज नहीं कर सकता एक टीचर के खिलाफ, है ना। और नहीं पढ़ने वाले हैं तो बेटा मैं 5 मिनट लगेगा मुझे यहाँ से टेक्निकल टीम से आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका IP एड्रेस निकलवाने का, और मैं साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। फिर तुम नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी चक्कर काटेंगे थाने के। तो ऐसे मत करो अपने आप, ठीक है। तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने भी नहीं आती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ाने वाले बच्चों को जो बच्चे पढ़ने लगते हैं ना, मैं उनको पढ़ाने आती हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत देखे हैं मैंने, बहुत, ठीक है। आज जाती तुम्हारा तो मैं इलाज करवाती हूँ, मतलब ब्लॉक करवाती हूँ मैं इस बैच में सबसे पहले। आओ, इनको लगता है फीमेल टीचर है, ऐसी अभद्र भाषा यूज कर लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, है ना, तो उस पर वो परेशान हो जाएगी, मेरे को मेरा नाम ले लेगी, है ना। क्या है ये सब? क्या है? हा? क्या है ये सब? बी मैच्योर, है ना, गेट ए लाइफ ब्रो। आओ, क्या हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है उसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? जरा सुनो। नंबर 1 पे जो आती है उनको बोलते हैं अल्फा सेल्स।
अल्फा कोशिकाएं। नंबर 2 पे आती हैं उनको बोलते हैं बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाएं। नंबर 3 पे जो आती हैं उनको डेल्टा सेल्स कहते हैं, ठीक है। और नंबर 4 पे आती हैं उनको एफ सेल्स कहते हैं। तो पेनक्रियाज में टोटल कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 4 प्रकार की कोशिकाएं। हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा बच्चा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स होती हैं, ये तीनों एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं। अब एंडोक्राइन का मतलब क्या है? ये अंतःस्रावी तंत्र में हिस्सा लेती हैं। इसका मतलब ये क्या बनाती हैं बेटा? ये हॉर्मोन्स बनाती हैं, ये हॉर्मोन्स बनाती हैं। अल्फा से कोई अलग टाइप का हार्मोन बन रहा होगा, बीटा से अलग हार्मोन बन रहा होगा और डेल्टा से अलग हार्मोन बन रहा होगा। जबकि बच्चों आप बताओगे क्या कि एफ सेल्स जो होती हैं, एफ सेल्स क्या बनाती हैं बच्चा? एफ सेल्स ये काम करती हैं एक्सोक्राइन की तरह। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी तंत्र की तरह। ये क्या बनाती हैं? जूस बनाती हैं और उस जूस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा पेनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है बच्चा। पेनक्रियाज क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। आई बात समझ में? तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा मैम क्वेश्चन? पेनक्रियाज की कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करती हैं? सॉरी, पेनक्रियाज की कौन कौन सी सेल्स हैं जो एंडोक्राइन की तरह काम करती हैं? तो आप क्या बताओगे बच्चा? पेनक्रियाज की अल्फा सेल, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स और पेनक्रियाज की डेल्टा सेल्स हार्मोन रिलीज करती हैं हमारे बॉडी में, इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा माना जाती है। जबकि बच्चा पेनक्रियाज की जो एफ सेल्स होती हैं, एफ कोशिकाएं होती हैं, वो एक्सोक्राइन की तरह काम करती हैं। इसका मतलब वो जूस या एंजाइम बनाने का काम कर रही है हमारे बॉडी में। आगे बात समझ में? अब मैं ये नहीं पढ़ाने वाली हूं, क्यों? क्योंकि बच्चा हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसको हटा दो यहां से। बस सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। बाकी ये यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, तब का तब जानेंगे, राइट। अब जरा सुनो कि पेनक्रियाज की अल्फा बीटा डेल्टा क्या बना रही है? हार्मोन्स बना रही है। तो सिंपल सी बात है, पहले एक क्वेश्चन सुन लो। पेनक्रियाज में बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होती है बच्चा, ये मैक्सिमम होती हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, पेनक्रियास अग्नाशय के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? तो आप क्या बताओगे? बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि अल्फा सेल्स का क्या काम है, बीटा का क्या काम है, डेल्टा का क्या काम है। काम सामने आपको दिख रहा है, तीनों के तीनों हार्मोन बनाती हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं तीनों एक ही हार्मोन बनाएंगी। अगर एक ही हार्मोन बना रही होती तो फिर इनका नाम अलग अलग क्यों पड़ता? तीनों से 3 टाइप के हार्मोन्स बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चा। यहाँ से सुनिए जरा, पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? नाम होता है उसका ग्लूकागोन हार्मोन। क्या नाम होता है? ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, पहला। दूसरा, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती हैं। बहुत फेमस है ये इंसुलिन। जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, है ना। इंसुलिन के इंजेक्शन महंगे भी आते हैं। सारी बातें करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। कौन सा? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सेम नाम हिंदी में है, लिख दो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, स्टैटिन हार्मोन। चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछता है वो सुनो। क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या कि पेनक्रियाज में कितने टाइप की सेल्स? 4 टाइप की सेल्स। पेनक्रियाज में सबसे ज्यादा कौन सी? बीटा सेल्स। इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं? तो आंसर आपका बोर्ड पे है, ठीक है। और 3 हार्मोन बनते हैं पेनक्रियाज से, ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। अब हम एक एक करके इन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या काम करता है इंसुलिन, है ना? क्या काम करता है ग्लूकागोन? क्या काम करता है सोमैटोस्टैटिन? तो सबसे पहले वाला लिखेंगे, बीटा सेल्स वाला लिखेंगे इंसुलिन। जरा लिखिए, बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? पहले इंसुलिन पढ़ेंगे, ठीक है।
कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। अब मुझे जरा कमेंट करके ये बताओ, क्या मैम ने आपको ये पढ़ाया था कि इंसुलिन का नेचर क्या है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? अरे यस मैम, आपने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, और जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। इंसुलिन कैसा हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है कि नहीं है? बता दो। तो एग्जामिनर पूछ ले इंसुलिन का नेचर कैसा है, इंसुलिन किस प्रकृति का है, तो क्या करके आओगे? इसकी प्रकृति कैसी है? प्रोटीन प्रकृति है बच्चा। ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, चलो आओ सुनो जरा मेरी बात को। ये किस प्रकार का है? एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। अब बच्चा बात करते हैं ये इंसुलिन क्या काम करता है। सबसे पहले इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, इस हार्मोन की खोज किसने की थी? दो साइंटिस्ट थे, एच बेंटिंग एंड बेस्ट। बेंटिंग एंड बेस्ट, ये दो साइंटिस्ट थे बच्चा जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, जो बेस्ट होता है वही तो अपना अच्छा योगदान देता है। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, जिसके लिए शायद ईयर में मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना, 1923 में इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। अब नोबेल प्राइज क्या होता है ये बताने की जरूरत थोड़ी है ना? तो इंसुलिन की डिस्कवरी का मतलब बताया था इंसुलिन कैसा हार्मोन है, कैसे बनता है, क्या काम करता है, इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये डिस्कवरी, राइट। अब बात करते हैं कि क्या करता है ये इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है उससे पहले सुनो, इंसुलिन को बनने के लिए जिंक की जरूरत होती है। तो जिंक क्या है? एक मिनरल है। एक क्या है? मिनरल, खनिज तत्व है। और ये जो जिंक है ना, ये हमारे बॉडी में इंसुलिन को बनाने में सहायक है। तो एग्जामिनर पूछता है विच मिनरल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। कौन सा खनिज तत्व इंसुलिन के निर्माण में सहायक है? जिंक। जिंक अंडे में भी होता है। ठीक है, जिंक इम्यून सिस्टम बढ़ाता है अपना। इसीलिए आपको याद है जब कोरोना था उस समय जिंक कोविड करके टैबलेट खा रहे थे, है ना? इसमें जिंक था। जिंक हमारे आंसुओं में होता है, हमारे सलाइवा में होता है, हमारे पसीने में होता है, और हमारे इंसुलिन हार्मोन को बनाने में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन, कौन सा मिनरल? जिंक मिनरल। ठीक है, अब जरा सुनो, ये जो इंसुलिन हार्मोन है बन गया, ठीक है मैम, किसने बनाया? बीटा सेल्स ने बनाया। ठीक है मैम, आके मिक्स कहाँ हो जाएगा? हार्मोन्स कहाँ मिक्स होते हैं मैम? ब्लड में मिक्स होते हैं, ब्लड में आके मिक्स हो गया। जी हाँ, ठीक है, इसकी खोज के बारे में थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में याद कर लेना नाम। ठीक है, अब होता क्या है? होता क्या है, ये हार्मोन जैसे ही आके खून में घुलेगा तो बच्चा इसका काम क्या होता है? खून में ये क्या काम करता है? इसका फंक्शन लिखो। FN का मतलब है फंक्शन। क्या काम करता है? तो लिखो इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। इट मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। क्या मतलब हो गया इसका? हमारे खून में शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करके रखना। लिखो, यह हार्मोन खून में, यह हार्मोन खून में शर्करा की मात्रा पर, खून में नॉट के, खून में शर्करा की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है। अरे हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है बच्चा कौन? इंसुलिन। इंसुलिन डिसाइड करता है हमारे ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए। अब जरा मुझे एक बात बता दो, तुम सांप के जहर में जिंक होता है, ये किसने बोला? कहां से पढ़ के आए? सांप के जहर में जिंक होता है? हाँ, चलो सुनो, क्या कि मुझे ये बता दो, हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं। हमारे खून में जो शर्करा है, जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसको रक्त शर्करा कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो मैं क्या ये कह दूं ये ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है? हाँ, ये तो है। अरे भाई, यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड शुगर को ही तो ग्लूकोज कहते हो, तो क्या मैं ये कह दूं ये ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है? जी हाँ, जी हाँ।
कैसे कैसे सुनो, जैसे ही आपके बॉडी में, अब ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? आप बाहर से जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आपने सब्जियां खाई, आपने मिठाई खाया, आपने कोई शहद से बनी हुई चीज खाई है ना, आपने चीनी से गुड़ से बनी हुई चीज खाई, इन सब में क्या है? शुगर है। आपने जूस पिया, आपने फल फ्रूट खाया, सब में क्या है? शुगर है। शुगर है बेटा, है ना। तो क्या करता है, अगर आप खाने में ज्यादा शुगर लेते हो, एक्सेस शुगर लेते हो, एक्सेस शुगर के ब्रैकेट में लिख सकती हूँ ग्लूकोज वाला खाना ज्यादा खाते हो। जी हाँ मैम, ठीक है। अगर आप खाने में ज्यादा शर्करा ले लोगे, यानी ऐसा खाना खा लिया जिसके अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन उस एक्सेस शुगर को बदल देता है, किसमें? ग्लाइकोजन में बदल देता है बेटा। किसमें बदल देगा? एक्सेस शुगर को किसमें? इंसुलिन बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है बेटा। अरे ऐसे बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा था, बहुत सारा ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को एक साथ लाके जोड़ देगा और वो जुड़ा हुआ ग्लूकोज क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन कहलाता है। तो किसने करा? जो इंसुलिन हार्मोन है उसने एक्सेस शुगर को यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल दिया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, और ये ग्लाइकोजन जाता है और जाके आपके लीवर के पास, आपके यकृत के पास स्टोर हो जाता है बच्चा। यकृत या जिसको हम कहते हैं जिगर। तो बच्चों आप खुद सोचो ना, इंसुलिन हार्मोन हमारे खून में शुगर को ज्यादा नहीं होने देता। इंसुलिन हार्मोन खून के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। जैसे ही से लगेगा शुगर ज्यादा है, बाहर से ज्यादा शुगर आ रही है, बहुत चीनी खा रहे हो, बहुत मीठा खा रहे हो, बहुत शहद खाया जा रहा है ना, बहुत सारे जूसेस है ना। अब आपको मन जूस खराब होते हैं क्या? अरे भैया, आपने कभी डायबिटीज वाले पर्सन को जूस पीते हुए देखा है क्या? नो, कभी नहीं देखा होगा आपने। आई बात समझ में? तो एक्सेस शुगर यानी ग्लूकोज ज्यादा आया तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल दिया। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ग्लाइकोजन किससे बना है? ग्लूकोज से ही तो बना है। जब बहुत सारा ग्लूकोज की इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं, ग्लूकोज की n यूनिट, ग्लूकोज की n इकाई आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है बच्चे। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही बना हुआ है। तो ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो गया, इसका भंडारण हो गया। कहां पे भंडारण हो गया? हमारे लीवर में, हमारे जिगर में, हमारे किसमें? यकृत में हो गया, यकृत में हो गया। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी दिन इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, अगर आपकी पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गया और इंसुलिन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब इंसुलिन की कमी हो गई, इसका मतलब हमारे खून में शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाया, हमारे खून में शुगर ज्यादा हो गई। और इंसुलिन की कमी, इसका मतलब शुगर ज्यादा हो गया, शुगर लेवल क्या हो गया बच्चा? एक्सेस हो गया, हाई हो गया। मैंने एरो ऊपर लगाया, इसका मतलब है ज्यादा हो गया। और जब शुगर लेवल ज्यादा चलता है तो इस स्टेज को कहा जाता है हाइपर ग्लाइसेमिया स्टेज। इसे क्या कहा जाता है? हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसेमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल ज्यादा। और अगर हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज बहुत दिनों तक चलती है तो अब धीरे 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 आप पहले कहलाओगे प्री डायबिटिक पर्सन। प्री डायबिटिक का मतलब है डायबिटीज होने वाला है, खतरनाक वाला, संभल जाओ, संभल जाओ। और अगर फिर भी नहीं संभले तो आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज को कहते हैं मधुमेह, किसी को कहते हैं फलाने इंसान को शुगर की बीमारी है, किसी को कहते हैं शुगर की बीमारी है। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से सुनो। मैंने कहा अगर इंसुलिन की कमी, अब मैम इंसुलिन की कमी क्यों हो जाती है? भैया एक बात बताओ, पेनक्रियाज खराब हो जाए, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स खराब हो जाए, आप ऐसी चीज नहीं खा रहे हो, इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, किससे बन रहा है? प्रोटीन से। आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो खाने में, क्या इंसुलिन नहीं बनेगा? या आपके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है और इंसुलिन कम पड़ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी मतलब शुगर लेवल ज्यादा, और शुगर लेवल ज्यादा, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। एक दिन में शुगर थोड़ी होता है, धीरे 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 2-3 साल तक हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में चले। अब अगली स्टेज प्री डायबिटिक कहलाती है, फिर डायबिटीज कहा जाता है उसको। अब मान ही नहीं रहे हो कि आपको डायबिटीज हो गया है, फिर भी आप बाहर से मीठा मिठाइयां खाए जा रहे, तो डॉक्टर क्या करेगा?
अब मैम कितना शुगर लेवल होता है जो नॉर्मल होता है? तो सुनो, बिफोर मील का मतलब होता है खाना खाने से पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले 80 से 100 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, ठीक है? 1 डेसीलीटर ब्लड में कितना, 80 से 100 मिलीग्राम ब्लड आपका ग्लूकोज का लेवल आ रहा है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है? अब इससे ज्यादा आ रहा है, 150 आ रहा है खाना खाने से पहले। अब आफ्टर मील, बेटा खाना खाओगे तो खाने में शुगर तो खाओगे ना, है ना? खाने में रोटी खाओगे, हाँ जी मैम, खाने में कोई फल फ्रूट खा लिया, खाने में आपने कोई चीनी से बनी हुई चीज खा ली, है ना, ब्रेड खा ली, इन सबसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इन सबसे शुगर है ना? तो क्या होगा, आफ्टर मील के बाद 180 मिलीग्राम पर डीएल ब्लड, खाना खाने के बाद शुगर लेवल 180 तक आना चाहिए। अब खाना खाने के बाद आ रहा है 200, 250, 300, 200, 220 आ रहा है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में हो। ध्यान रखने की जरूरत है, खाने में शुगर वाली चीजें कम खाओ, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाओ। अब आपका आ रहा है 300, तो भाई साहब डायबिटीज हो चुका है, आपको खतरनाक वाला हो चुका है। तो कहने का मतलब है बिफोर मील, खाना खाने से पहले शुगर लेवल ये आना चाहिए, खाना खाने के बाद ये आना चाहिए। हम कैसे चेक करते हैं? तो शुगर लेवल को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको ग्लूकोमीटर डिवाइस कहते हैं। ग्लूकोमीटर एक यंत्र होता है, देखा है आपने कभी? किसी इंसान को शुगर होता है तो वो एक मशीन साथ लेके चलता है। उस मशीन में क्या होता है, एक इतना छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो रीडिंग करता है, और ऐसे स्वैब होता है, वो यहाँ उंगली पे लगाता है, और निडल होती है, उसे पिन करता है, खून की 2 बूंद लेता है और उस मशीन के ऊपर डालता है, ऐसे एक स्लाइड सी होती है उसके ऊपर, और वो मशीन मेजर करके बताता है इस खून में इंसुलिन का लेवल ये चल रहा है, इस खून में ग्लूकोज का लेवल ये है, और इंसुलिन का नहीं, ग्लूकोज का लेवल ये है। देखा हो ना, छोटा सा। अब मेरे पास यहाँ नहीं है, गुड़गांव में रखा नहीं, तो मैं दिखाती है आपको। ग्लूकोमीटर डिवाइस होता है, ठीक है? घर में मेजर कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मशीन आते हैं 700-800 रुपए की, वो ले सकते हो। इसी डिवाइस को बोलते हैं ग्लूकोमीटर डिवाइस। ग्लूकोमीटर बताता है आपके खून में ग्लूकोज का लेवल क्या है। तो खाना खाने के बाद अगर इस वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में है। खाना खाने के बाद इससे ज्यादा आ रहा है तो बच्चा आपको डायबिटीज हो गया है या प्री डायबिटिक कंडीशन में चल रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन, शुगर फ्री क्या होता है? आपको एक बात बताऊं, शुगर फ्री नाम की चीज ही नहीं होती है दुनिया में, सब उल्लू बनाते हैं। शुगर फ्री नाम की चीज होती ही नहीं है ना? खाते ना लोग शुगर फ्री टैबलेट, कुछ नहीं होता उनसे, कच्छु नहीं होता। शुगर फ्री में खुद शुगर होती है। चलो बात समझ में? तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज को बोलते हैं मधुमेह रोग। आई बात समझ में? अब ये डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है मैम डायबिटीज के लक्षण क्या है, कल पढ़ाएंगे आपको डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं, कल पढ़ाएंगे, ठीक है? फिर हम ये पढ़ाएंगे, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, सारी बातें बताएंगे। चलो कुछ बच्चों के कमेंट्स ले लें हम। 80 से 100 ग्राम से कम है तो आपको डायबिटीज नहीं है, बच्चा खाना खाने से पहले अगर ये लेवल आ रहा है तो। विटामिन ई की टैबलेट बता दो बेटा, विटामिन ई की टैबलेट आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आप दे देगा, टोकोफेरोल नाम से ही आती है विटामिन ई की टैबलेट, या मैं भी गूगल करके आपको दिखाता हूँ कौन सी आती है विटामिन ई की टैबलेट। आप जाओगे तो डॉक्टर वो आपको दे देगा विटामिन ई, मैं नाम भूल रही हूँ कौन सी कंपनी बेस्ट होती है, ग्रीन कलर के टैबलेट्स आती हैं, फेस पे लगाते हैं स्किन अच्छी हो जाती है बेटा, है ना? कहाँ है, इमेज दिखाती हूँ, ये रहे ना ग्रीन कलर के, ये देखो ना, हाँ इवियोन करके एक कंपनी के, ये वाले मैं इसको अच्छा मानती हूँ मैं, ठीक है? ये मैंने यूज किए हैं, 20 रुपए का एक पत्ता आ जाता है, इसमें 10 आ जाते हैं शायद, है ना? इवियोन करके, ठीक है? किसी बच्चे ने पूछा है ना, ये इवियोन करके ये वाली होती है। ऐसे भी कैप्सूल आते हैं, है ना? ऐसे भी आते हैं, इसके अंदर भी, इसको काटोगे सीजर से तो इसके अंदर भी लिक्विड रहता है, और ऐसे भी आते हैं। ग्रीन वाले ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, सस्ते भी आते हैं, ठीक है? किसी ने पूछा है, मैंने बता दिया है। विटामिन ई हमारी स्किन को हेल्दी रखने का काम करता है। ओके प्रवीण बेटा, 50+ एज में जब लड़कियां जाती हैं, जो महिलाएं जाती हैं, उनका मीनोपॉज हो जाता है, उनमें एग बनना ही बंद हो जाता है बच्चा, फॉलिकल्स बनते ही नहीं है, एग बनते ही नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप रुक जाएगा ना। चलो हम ग्लूकोज के लेवल कम होने से क्या होगा, कल की क्लास में पढ़ाएंगे ना अरविंद जी,
अब पूछो कोई डाउट हो तो। मैम विटामिन ई के कैप्सूल यूज कैसे करते हैं? इसको काट के इसके अंदर जो लिक्विड होता है ना उसको कोकोनट ऑयल में लगा लो, उसको आप क्या करो नींबू के साथ मिक्स करके लगा लो, आप उसको बेसन और दही होता है उसमें डाल के लगा सकते हो, ठीक है, या सीधा लगा लो विटामिन ई के कैप्सूल को लाओ ऐसे लगा लो। अब आप सोचोगे 2-4 दिन में मैं विटामिन ई स्किन पे लगा लूं तो मैं कैटरीना कैफ बन जाऊंगा, है ना? ऐसा नहीं है, ठीक है, कैटरीना कैफ जैसी स्किन हो जाएगी नहीं। आपको कम से कम रेगुलर बेसिस पे 2-4 महीने यूज करने हैं तब जाके इनका रिजल्ट दिखता है बेटा। ओके चलो मैम, जुकाम हो जाता है मुझे सर्दियों में, यार तो क्या हो गया, जुकाम नॉर्मल है यार, जुकाम होना चाहिए। चल हाँ ओके ठीक है, अब तुम लोगों को कोई डाउट ही नहीं है, अब कोई डाउट ही नहीं है, मैं कह रही हूँ डाउट पूछ लो, है ना? चलो विटामिन ई का सीरम भी आता है, वो भी यूज कर सकते हो, सीरम ज्यादा इफेक्टिव होता है टैबलेट से ज्यादा, है ना? लेकिन सीरम थोड़ा महंगा आता है, 400-500 रुपए का आता है। हम रिएक्शन नहीं होती, विटामिन कभी भी रिएक्शन थोड़ी करती है, नो कोई रिएक्शन नहीं होती। हाँ आपने जो नोट्स दिए हैं उसको देख के बनाए, वो नोट्स भी यही हैं, अब यहाँ से देख के बना लो, वहां से देख के मार लो, बना लो, है ना? ओके बच्चों, अब जो हिमांशु जी थे ना, हिमांशु जी तुम भाग गए क्या? पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी हो तुम हिमांशु, ये तो आपकी मैम जानती है, मैं तुम्हारी मैम हूं भी नहीं, पहली बात तो तुम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, ये तो मुझे पता है, पढ़ने वाले बच्चे कभी इतनी अभद्र भाषा का यूज नहीं करते हैं, और स्पेशली फीमेल टीचर से। क्या तुम लोग इतना क्या गुंडा बनेगा रे हिमांशु तो, है? हाँ चलो हाँ ओके, जुकाम कॉमन रेनो वायरस होते हैं उनकी वजह से होता है बेटा। एनटीपीसी का पेपर मैंने कल तो बताया था फरवरी मार्च तक हो सकता है। अच्छा एक बच्चा बुक के बारे में पूछ रहा है, देखो तुम्हें किताब दिखाती हूँ मैं, क्या करना है, गूगल चला सकते हो ना? हाँ जी मैम, सारे लोग गूगल चलाते हैं, ऐसा तो है नहीं। अब गूगल पे आप डाल दो काजल मैम साइंस बुक, अब इतना डाल सकते हो, है ना? ठीक है, अब बार बार मत पूछना, नहीं तो लोग बोलते हैं मैम अपना बुक का प्रमोशन करती है। बेटा मैंने किताब इतनी अच्छी बना रखी है ना, एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम खुद अपने आप प्रमोशन करोगे, ठीक है? तो मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ चीजों को। ये देखो आ गया, तो आप यहाँ से ले लो, ये रहा लिंक, एग्जाम कार्ड, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, बहुत शानदार बुक है, थ्योरी, प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस, वन लाइनर, नॉलेज फैक्ट, क्या नहीं डाला मैंने इस किताब के अंदर, कभी लेकर देखना तब तो पता लगेगा ना, है ना? राइट? तो मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेटा ऐसा लगता है मैम प्रमोशन कर रही है किताब का, मुझे नहीं, मेरे को लगता है आपके कंटेंट में दम होगा तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा, अपने आप किताब लेगा। ये मेरी किताब है, अमेजोन पे मिल जाती है, ठीक है, अमेजोन से ले लो आप, ये देखो एग्जाम कार्ड से ले लो, है ना? कहीं से भी ले लो आप, ये बुक मार्केट में भी मिल जाएगी आपको, कहीं से भी ले लो, ठीक है? हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये डीएनए ऑफ साइंस आउट ऑफ स्टॉक है, मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया है अभी, प्रिंट होने दी हुई है, ये आएगी तब मैं आपको वापस बता दूंगी, स्टॉक में इन होगी तब, ठीक है? तो ये मेरी बुक है, ये कोई बंदा देखो देखो ऐसे भी करते हैं लोग, मेरी क्लास के नोट्स बेच रहा है 200 रुपए में, पिछले 4 साल से बेच रहा है, लेकिन मैं अब कोई ना किसी का भला हो रहा है तो हो जाने दो, 1 मिनट लगेगा मुझे इसके नोट्स बंद करवाने में, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो यार। एक बार तो मुखर्जी नगर में गई, कोई आईएएस का टीचर है, उसने बाहर सुंदर सा क्लास नोट्स डाल के अपनी फोटो लगा दी, इतनी बड़ी सी, मेल टीचर था और बढ़िया मेरे नोट्स बेच रहा है। मेरे को लगा यार अच्छे नोट्स हैं, कोई आईएएस का टीचर है, ठीक है यार अपन ले लेते हैं। काजल कुछ मतलब मेरे को बहुत शौक है अलग अलग टीचर से कोई अच्छा कंटेंट है या कोई अच्छा चीज सीखने को मिल रही है, तो मैं मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो मैं उसको खरीद लेती हूँ। मैंने जब खोल के देखा तो वो तो मेरे नोट्स थे, और जिस किताब से मैंने, जहां से मतलब जिस शॉप से वो परचेज किए थे, मैंने पूछा, वो कह रहा ये तो पिछले 2-2.5 साल से चल रहे हैं। मैंने कहा ओ बाबा धन्य हो बाबा धन्य हो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने कभी इन चीजों के बारे में बोला नहीं, मैंने कहा क्या बोलना, ठीक है, अल्टीमेटली बच्चों के पास अच्छा कंटेंट जा रहा ना, मुझे अपने कंटेंट पे बहुत भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा है, मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पे बहुत भरोसा है ना? और तुम लोगों को एक गुड न्यूज और दे दूं, बहुत जल्दी मेरी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है और मैं अब अपने नाम के आगे डॉक्टर काजल लगाने वाली हूँ, है ना? कुछ लोग होते हैं पीएचडी 1 साल में ही करते ही और वो क्या कर लेते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। मुझे भी मेरे हस्बैंड बहुत बार बोलते हैं अब तुम डॉक्टर लगाना शुरू कर दो। मैंने कहा नहीं भैया, जिस दिन मेरे हाथ में पीएचडी की डिग्री आएगी उसी दिन मैं डॉक्टर लगाऊंगी, है ना? तो बहुत जल्दी तुम लोगों को सिर्फ
डॉक्टर काजल से हाक सुनने को मिलेगा, है ना। चलो ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, ये नोट्स हैं, मेरे ही नोट्स हैं, ये देख लो 2024 के अपडेटेड नोट्स बेच रहा है। ये 2020 से बेचना शुरू किया था इस बंदे ने। कभी कभी लगता है मैं इसको बंद करवा दूं, मेरा नहीं है ये, किसी और का है, ठीक है। मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं अगर आप लोगों ने नोट्स यहाँ से परचेज किए 200 रुपए में। फिर मैं सोचती हूँ ठीक है यार, बच्चों के पास जा रहा है मैटर, जाने दो, कोई नहीं। या एक ही जन्म मिला है, इसमें ही लोगों का ऐसा धंधा छीन लेंगे तो वैसे ही बेरोजगारी इतनी है तो कैसे काम चलेगा, है ना। करने दो, कोई कर रहा है उसको करने दो। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलो, जिस दिन मेरी पीएचडी हो जाएगी तुम लोगों के साथ डिग्री शेयर करूंगी, बिल्कुल ऐसा थोड़ा ना कि फर्जी डिग्री होगी, पूरी प्रॉपर शेयर करूंगी, फोटोज दिखाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी, है ना, तब जाके तो फील आएगा, राइट। तो मैं जिस कॉलेज से पीएचडी कर रही हूँ वहां पे मुझे मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं वहां पे मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि अरे मैम आप यहाँ से पढ़ रहे हो, मैंने कहा यार हाँ चलो ठीक है। तो जिस दिन बन जाऊंगी उस दिन आप लोगों से शेयर करूंगी, पहले नहीं, पहले नहीं, ठीक है बच्चों। तभी आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना, अभी नहीं, राइट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। देखो आज हमने कल पेनक्रियाज खत्म कर लेंगे, एड्रिनल खत्म कर लेंगे और गोनेट्स खत्म कर लेंगे कल, और परसों आपकी पिट्यूटरी थाइमस और हाइपोथैलेमस, बस 2 क्लास में खत्म, 2 क्लास में चैप्टर खत्म। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पीडीएफ के अंदर कोई चैप्टर नहीं है तो उसको मैं करवाती हूँ, मैं उसको करवाती हूँ।